वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम साइंस में डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और उसमें मतलब जो है सभी कंपटीशंस में डिजीज़ पूछी जाती है, लेकिन विशेष रूप से 6, 7, 8 नवंबर को जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें दैनिक जीवन में विज्ञान ही पार्ट होता है। तो साइंस में जो जनरल पॉइंट्स है वो मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और अभी जो हम कल डिजीज़ के बारे में जो इनकम्प्लीट रह गया था उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप ध्यान से उस डिजीज़ के बारे में देखें। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब हमें इन डिजीज़ से पहले जो मैंने लेक्चर दिए हैं, विटामिन पे पूरा चार्ट है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील है उनके और जो जल में घुलनशील है उनके बाइफर्केशन 10-12 जो विटामिन है आपके A, B, C, D है ना, E, K, और विटामिन बी में जो 1, 2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B3 है, और विटामिन H, बायोटीन, इस प्रकार से जितने भी जो विटामिन है हमारे उनका टेबुलेशंस मैंने दे रखा है। वो भी इन चीज़ों में क्योंकि अभाव रोग जो होते हैं उससे रिलेटेड हैं। और जो हार्मोन्स आपको बता रखे हैं उनसे भी कुछ चीज़ें आती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो उनको भी आप देखें, वो लेक्चर पूर्व में डाले जा चुके हैं। तो फिर आपको उसमें बिल्कुल इसका जो कैप्सूल है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भले हार्मोन में आपको बहुत लेंथी चीज़ याद नहीं हो रही, लेकिन उससे जो रिलेटेड कमी है, जिस कमी के कारण रोग हो रहा है, वो इस रिलेटेड है। तो कल हम जीवाणु जनित संक्रामक रोग पढ़ रहे थे, उसी में कंटिन्यू जो हमारे 3-4 रोग रह गए थे। टिटनस का आप देखते हैं कि आजकल, पहले के टाइम में टिटनस को इतना गंभीर नहीं मानते थे। अपन कहीं भी काम करते हैं और बट नेचुरली भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत के मतलब जो है 80% जनसंख्या जो है ये मतलब हार्डवर्क करते हैं लोग। भले कुछ खेती तो है ही है 70% के लिए, लेकिन 10% और जो है उनकी खेती भले कम हो, लेकिन वो हार्डवर्क करते हैं, चाहे वो कारीगर के मैसोन के रूप में हो, चाहे वो लोहार के रूप में हो, चाहे वो गाड़िया लोहार के रूप में हो, और चाहे वो मतलब जो खाती के रूप में हो, कारपेंटर बड़े जिसे हम बोलते हैं, उन सब के रोज़ कहीं न कहीं टच हो जाता है, लग जाता है। तो उस समय हमारी एंटीबॉडी इतनी अच्छी थी कि हमें इस चीज़ का और दूसरी बात, वो जो हमारे वेपन है, औजार हैं, वो मतलब जो है काम में आ रहे हैं, तो उनके जंग लगने का सवाल नहीं रहता। तो डेली तो लग गई, तो उस पर जो है अपन उसको इतना नहीं। लेकिन आजकल टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, यानी कि विभिन्न प्रकार इस प्रकार के जो जीवाणु हैं वो सक्रिय रहते हैं। बहुत सी चीज़ जो अपन कहीं जंग लगा हुआ लोहा है, तो हमें डाउट हो जाता है कि हमारे लग गई है, और इसके ऊपर जो जीवाणु है वो यदि हमारी बॉडी में एंटर करके कहीं रूप नहीं ले ले, तो हम इसके लिए जिम्मेदार है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया है वो। और टिटनस तो जहाँ भी लग जाता है, हमारे हाथ के, पैर के, उंगली में, लेकिन जो अपर पार्ट होता है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रभावित करता है नीचे की बनिस्बत। तो इस प्रकार से टिटनस भी एक प्रकार की बीमारी है, जिसको हिंदी में भी टिटनस बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। गोनोरिया, ये जननांग से रिलेटेड रोग है, और इसमें निसीरिया गोनेरी नाम के जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वेनरल डिजीज एक प्रकार की, क्या बोलते हैं इसको, वेनरल डिजीज, रतिज रोग है, सॉरी वेनरल। तो जननांग से रिलेटेड जो है उसमें ये बीमारी होती है, और निसीरिया गोनेरिस के जीवाणु का नाम है। फिर होता है वूपिंग कफ, जो भी सीजन आने वाला है। वूपिंग कफ का मतलब होता है कुक्कर खांसी, कुत्ते के समान, कुकर कहते हैं कुत्ते को, डॉग को, उसके समान खौं खौं करते रहते हैं। तो ये जो वूपिंग कफ है, इसको डॉक्टर नाम ने पर्टूसिस है, और उसका जो जीवाणु है बॉर्डेटेला पर्टूसिस है। तो इसके इंजेक्शन, सिरप वगैरह चलते हैं, और ये सारे जीवाणु में आते हैं। और भी एक आध रोग जो यदि है तो आप उसको अपने उससे ध्यान में रखें। खसरा जो है वो वायरस में आ जाता है। तो अपन बात कर रहे थे जीवाणु जनित बैक्टीरियल की, उन्हें निमोनिया जो है जीवाणु जनित रोग है। और अभी जो वायरस चल रहा है कोरोना, तो वायरस जनित। निमोनिया होना अलग चीज़ है, टाइफाइड होना अलग चीज़ है। सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, जैसा जो मैंने पढ़ा उस अनुभव के आधार पर, लेकिन उसकी प्रकृति वायरस जनित है और इनकी प्रकृति जीवाणु जनित है। फिर भी अपन कुछ चीज़ों में जो हमारी भारतीय, बार बार आयुर्वेद से जोड़ दिया, आयुर्वेदिक पे भी बहुत जोर दिया, होम्योपैथिक भी जोड़ दिया। तो यहाँ पढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि हम जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनका सही से सेवन करते रहेंगे, तो जो हमारे भारतवर्ष की ग्रामीण परिवेश की जनता
और जो शहरी ग्रामीण की जो गांव से शहर में आए तो उनको ये रोग कम से कम सता पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ विशेष रूप से राजस्थान में मोठ और बाजरा होता है। सीजन भी आ गया, अब गर्मी वाली बात नहीं, अच्छा भी लगता है। नए खाद्यान्न के रूप में मोठ अवेलेबल हो जाएंगे। मोठ की दाल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। बाजरा जो टाइफाइड के लिए तो निजात है ही है, और बाकी में भी ऐसे अपन खाते हैं, लेकिन आयरन की मात्रा, कैल्शियम मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन इस रोग में भी आपको एंटीबॉडी डेवलप करता है। कुछ हमारे दूध वाले जो पौधे हैं वो राजस्थान में बहुत पाए जाते हैं, विशेष रूप से जैसे थोर है, हत्ता थोर जिसे अपन बोलते हैं। थोरनी प्लांट है एक प्रकार का, आम भाषा में उसको थोर कहा जाता है, थोरखम्ब कहा जाता है। उसकी जो पत्तियां आती है हमारे राजस्थान में, जितने भी जो पूर्वज हैं, फोरफादर अभी भी जो जानते हैं, उसकी सब्जी बना के खाते हैं। तो ये एंटीबॉडी का काम करती है। और हमारे मारवाड़ी में तो कहते हैं कि जिस गांव में, गांव क्या शहर में भी होती है, आक और नीम का पेड़ हो तो वहाँ वेद की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सैनिटाइज़र का काम करते हैं ये। नीम आप देखिए कड़वा होता है, लेकिन फल उसके सारे मीठे होते हैं। उसकी जड़, उसका छाल, तना और उसकी पत्तियाँ, उसकी शाखाएं, तो तेनियाँ होती है, उससे ब्रश करते हैं लोग, बहुत अच्छा रहता है। और जो पत्तियाँ होती है वो 1 पत्ती, 1.25 पत्ती, 2 पत्ती, 1.5 पत्ती, कोई ज़्यादा कम ज़्यादा मात्रा में उसको लेते हैं। उसकी जो फूल आते हैं, जिसको हम आम भाषा में खिचड़ी बोलते हैं, चैत के महीने में जो हमारे अधिकांश लोग हैं भारतवर्ष में जो इनके बारे में महत्व जानते हैं, थोड़ा सा परहेज होता है कि धूप में नहीं घूमना, तो उस समय आप देखिए कि नीम की जो वो खिचड़ी जिसे हम बोलते हैं, जो फूल हैं नीम के, चैत्र मास में आते हैं और बैसाख से वो फिर जो है फल में कन्वर्ट होने लग जाता है, जेठ आषाढ़, उसको लेते हैं। मतलब कोई 3 डेज़, कोई 7 डेज़, मैक्सिमम 7 डेज़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा परहेज रखना होता है, धूप में कम घूमें और खटाई वगैरह का सेवन नहीं करें। तो उससे हमारी एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी डेवलप होती है, विभिन्न प्रकार के जवर नहीं आते हैं। और ये जो रोग है अभी वर्तमान में जो महामारी विश्व की समस्या है, उसमें पहले बुखार ही आ रहा है। सिम्टम्स तो अलग अलग हैं, लेकिन हम कुछ एंटीबॉडीज़ को डेवलप रख सकते हैं। हमारा प्राइमरी प्रिकॉशंस है कि हम इस प्रकार से, अंजीर का पेड़ होता है, अंजीर को आप सभी फल के रूप में सेवन करते हैं, बहुत से वैद्य राय देते हैं। लेकिन इसका जब कभी किसी को टाइफाइड हो जाता है तो हमारे जो वेद लोग हैं वो बताया करते थे कि इसका जो दूध निकलता है सुबह सुबह सनराइजिंग के टाइम, उसको रुई के फुमे से एब्जॉर्व करके पानी के अंदर मिला करके यदि उसको लेते हैं 3 दिन तक, तो जो है हमारा टाइफाइड बिल्कुल निजात हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष बड़ा कृषि प्रधान देश है और आयुर्वेद का महान ग्रंथ से रहा है। हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से, वेद, उपनिषद, पुराण से ही हमारी भारतीय सभ्यता, मैंने कल ही बढ़ाया आपको, गात्रेय, चरक, सुश्रुत ने बहुत बड़ा योगदान दिया, उनके ग्रंथ हैं। खैर, तो आप लोग ये हम पढ़ रहे थे जीवाणु जनित संक्रामक रोग। अब हम कर लेते हैं वायरस जनित रोगों के बारे में, जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। हर्पिस, ये त्वचा का रोग होता है, हर्पिस वायरस का नाम है, और स्पर्श द्वारा। प्रतिशाम, जो अपन खांसी जुकाम पढ़ रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग ही होता है। प्रतिशाम का मतलब इसमें काली तुलसी का सेवन करें, जहाँ तक मैं समझता हूँ करते ही अपन, और ये अपने ब्रोंकिट सिस्टम को, श्वसकीय रोग, रेस्पिरेटरी को प्रभावित करता है, तो प्रतिशाम। पोलियो, जिसको 1995 से हमारे विश्व सरकार से जो है इसकी अभियान चल रहा है, और अब मैं यहाँ तक समझता हूँ इसका उन्मूलन मतलब 99.9% हो चुका है, 100 के करीब ही है। बहुत कम रेयर कैसे जाते हैं पोलियो, क्योंकि पोलियो जो इराडिकेशन है, उन्मूलन कार्यक्रम है, वो विश्व सरकार से ही, विश्व की यूएनओ से ही, जो उसकी पर्टिकुलर संस्था 1995 से, मैंने इस पर लेख भी लिखा। और पोलियो तंत्रिका और पेशीय रोग है जो हमारे मांसपेशियों को प्रभावित करता है। शरीर का कोई भाग रह जाता है, किसी का पैर, किसी का हाथ, लकवे की तरह नहीं, ये अलग होता है, जिसमें पैर विकलांगता ला देता है, और कभी भी किसी भी उम्र में हो जाता है। ये ज़्यादातर बचपन में बच्चों को जाता है, 8 साल, 10 साल, 5 साल में। तो पोलियो भी एक वायरस जनित रोग है। तो आप इस पे बारे में देखिए, पोलियो कैसा रोग, कभी कभी ऐसा ही पूछा जा सकता है कि पोलियो एक वायरस जनित। पीलिया, जो आम बीमारी हमारे जल के द्वारा फैलती है, जॉन्डिस, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में पीलिया बोलते हैं। आजकल जन्मते बच्चे को पीलिया हो जाता है, वो कारण है कि हमारा को पानी अब शुद्ध नहीं मिल रहा है, और ये यकृत को प्रभावित करता है। अब जब यकृत प्रभावित होता है तो आप समझिए, जब हमारा पेट ही खराब है, हमारा लीवर ही खराब है, तो इससे यदि इसमें हल्के से सिम्टम्स भी रह जाते हैं
तो बाद में बड़े होते हैं उनको डायबिटीज़ हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, विभिन्न डायबिटीज़ है तो किडनी भी अफेक्टेड होती है। तो इस रोग में आप चाहे एलोपैथिक लें चाहे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, लेकिन ये निजात रूप से इसको निकले। और खाने पीने में भी काफ़ी समय तक इस पर ध्यान रखा जाता है कि इसमें जैसे पपीता है, अनार है, इनका सेवन किया जाए। और मतलब जो है कुछ समय तक, क्योंकि शरीर पीला हो जाता है छिपकली के समान, आंखें पीली हो जाती है, किसी की पूरा बॉडी पीली हो जाती है, किसी के नाखून पीले हो जाते हैं, कम असर होता है। तो ये पीलिया भी एक वायरस जनित रोग है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि इस पीलिया से हमें कैसे बचना, होने के पश्चात कैसे बचाएं। और जल से इसका प्रभावी कारण है। फिर आता है जल भीति, रेबीज, हाइड्रोफोबिया जिसे कहते हैं। ये तो अब ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत सी बार जो हमारे डॉग्स हैं, चाहे वो पालतू हो चाहे वो बाहर गली मोहल्ले के हों, गर्मी के मौसम में उनका जब मतलब उनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है तो वो हमें काट जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पागलपन सवार हो गया। जब बिल्कुल पागल नहीं होते तो भी वो काट जाते हैं। तो उनमें रेबीज़ जो जीव पाए जाते हैं वायरस, वो रेबीज़ से जो है हमें एक भय, डर और बहुत सी बार मृत्यु तक हो जाती है। जो इसलिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, कभी 7 इंजेक्शन का था, कभी 14 इंजेक्शन का, आजकल उसमें और सुधार हुआ है। तो ये जो जल भीति है, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, तीनों नाम है। रेबीज कुत्ते के कारण, और हाइड्रोफोबिया उसी का नाम है, जल भीति उसका नाम है। तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो ये आप ध्यान रखें। बिल्ली, बंदर और कुत्ता जब काटता है तो इस प्रकार के रोग होते हैं और उनमें विशिष्ट प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। फिर होता है खसरा, जिसको मीजल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ये बच्चों का सामान्य रोग है। टीकाकरण में जो 1 साल से या 1.5 साल के टाइम जो लगाया जाता है अंतिम टीका, वो खसरे का टीका होता है। और आजकल इसमें खसरा जो है बच्चों पे टीकाकरण है, सभी माताएं बहनें जो है उसके टीका लगवाती बच्चों के, और विशेष रूप से इस रोग से भी हमने निजात पाया है। फिर होता है कनफेड़ा, जो अक्सर इन दिनों कम देख रहे हैं, लेकिन शुरुआत में जब हम छोटे थे गाँव में इसका प्रचलन बहुत जाता, मम्प्स बोलते हैं और आम भाषा में स्लेस बोलते हैं। स्लेस हो गया, यहाँ गर्दन के पास कान के नीचे भाग फूल जाता है और किसी का कुछ समय के पश्चात ठीक हो जाता है, लेकिन और लार ग्रंथियाँ होती हैं वो अंदर फूल जाती है। और लंबे समय तक यदि मम्प्स रहते हैं, क्लेश रहता है, बार बार होता है, तो अनफर्टिलिटी डेवलप होती है, बांझपन आ जाता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो। यानी कि विटामिन सी की कमी भी इसके लिए लायबल बनती है। इसलिए विटामिन सी जो है पूरा लेना चाहिए सबको, किसी भी माध्यम से। हम ये नहीं कि मतलब जो है हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, बड़े बड़े फ्रूट हम खाएं तभी हमारे विटामिन सी की। बेर इजी गोइंग गाँव में मिल जाते हैं, बेर में विटामिन सी पाया जाता है, और भी होता है, आयरन कैल्शियम भी होता है। हमें आंवला मिल जाता है इजी गोइंग से, है ना। और मतलब नींबू भी गांव में भी होते ही, गांव में पैदावार, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट रहती है। तो इस प्रकार से हम हल्के से रूप से सेवन करते हैं तो हमारा जो कनफेड़ा है, मम्प्स है, स्लेस जिसे हम बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा भी आप उसको इस आम भाषा में इसको स्लेस बोलते हैं। रोहा, ये नेत्र से है कि ट्रैकोमा हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो ये नेत्र रोग हैं और कभी अलग प्रकार से होता है तो अभाव रोग में आता है, जो अपन आगे अलग पढ़ेंगे। तो ये नेत्र से रिलेटेड रोग है, और भी होता है, मोतियाबिंद है, विभिन्न प्रकार के रोग, लेकिन अलग अलग कैटेगरी होती है। तो ये था संक्रामक वायरस जनित रोग। फिर हमारे इधर जो हमने रोग लिखे हैं वो है हाश रोग। हाश का मतलब डिजनरेटिव, जिसकी कमी के कारण आर्टियोस्क्लेरोसिस, धमनियों का कठोर होना। यानी कि जब आप में कुछ कमी हो जाती है किसी भी, जो अपन ने पढ़ा भी है ना, तो विटामिन्स में, हार्मोन्स में, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है धमनियों का कठोर होना रोग कहलाता है। हाइपरटेंशन, जो बीपी अपन बोलते हैं आम रूप में, कि आप टेंशन मत लो, हाइपर क्यों हो रहे हो, तो अधिक रुधिर दाब, जो हमारा 80-120 है, जो रुधिर दाब 80-120 होता है, वो इधर 90 हो गया, 140 हो गया, 95 हो गया, 150 हो गया, 100 हो गया, 180-60 हो गया, तो बड़ा खतरा बढ़ने लग जाता है। तो हाइपरटेंशन भी एक प्रकार का हाश रोग है। ल्यूकेमिया, जो हमारी बॉडी में जो है वाइट सेल्स बढ़ जाते हैं, और रुधिर कैंसर, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं, ये भी एक प्रकार का हाश रोग है। जिससे क्या होता है, हाश रोग का मतलब है कि आदमी में खून की कमी होती चली जाती है और मतलब जो है वो कमजोर हो जाता है। प्रताप, कैटारैक्ट, नेत्र की जो लेंस होते हैं वो अपारदर्शक हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब उनसे दिखाई नहीं देता है, तो वो अभाव रोग है कि अपनी बॉडी में जब किसी को डायबिटीज़ ज़्यादा रहती है, कंटिन्यू किडनी और उसके लीवर बहुत अफेक्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे जब ब्लड सर्कुलेशन ही कम हो जाता है, हृदय भी कठोर हो जाता है, मतलब सभी प्रकार से, तो आँखों के ऊपर जो है उसकी झाई आ जाती है, वो अपारदर्शक होता है, उसे दिखाई नहीं देता है, जिसको प्रताप बोलते हैं।
है ना, काला पानी कभी के नाम दिया जाता है, बहुत बड़ा रोग होता है। तो यदि साफ होता रहे विभिन्न प्रकार के दवाइयों के माध्यम से तो इस रोग से बचा। फिर अभाव रोग, अभाव का मतलब डेफिशिएंसी, कमी, जो अपन विटामिन में पढ़ा, इसलिए मैंने आपको बार बार हिदायत दी कि विटामिन का चार्ट मैं आपको पूर्व में वीडियो में डाल चुका हूँ। जो विद्यार्थी बाद में देख रहे हैं जिनको पता नहीं हो वो पूर्व वीडियो में जाए तो उससे अभाव रोग और आपके क्लियर हो जाएंगे। जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी कारण होता है। दूसरा निक्टोलोपिया, वो भी विटामिन ए की कमी कारण, उसका नाम रतौंधी, जो अपन आम बने, अपन छोटे जब क्लास होती तो उसमें विटामिन ए से रतौंधी। लेकिन जब थोड़े हायर एजुकेशन की होते, कंपटीशन नो प्रेस्क्राइब सिलेबस, तो वो पूछ लेता आपसे कि भाई जीरोथेल्मिया से क्या है, तो वो भी विटामिन ए की कमी से। और जो निक्टोलोपिया है वो भी रतौंधी, जो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वाशरकोर है ना, प्रोटीन कमी बच्चों के अंदर जो पाठ पढ़ते हैं, संतुलित भोजन की जब हम बात करते हैं तो बच्चों की पाठ्यक्रम पुस्तक के अंदर बच्चे का एक मतलब जो है कंकाल टाइप बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। तो क्वेश्चर होता है, प्रोटीन की कमी आती है। इसलिए आपने देखा कि पोषार विद्यालय में प्रारंभ किया। बेरी विटामिन बी कमी कारण, स्कर्वी विटामिन सी की कमी कारण, जिसमें आपको नींबू मतलब बताएं जितने खट्टे फ्रूट है वो मसूड़े दांत से रहते हैं। रिकेट्स विटामिन डी कमी कारण होता है ना, बच्चों में होता है रिकेट्स। ऑस्टियोमेलेशिया ये भी विटामिन डी कमी, ये प्रौढ़ में होता है, बड़ों में होता है। तो इस प्रकार से ये अभाव रोग थे जो मैंने आपको बताया कि विटामिन की जो टेबल है उसको भी देखो, उसमें और भी आपको क्लियर हो जाएगा बहुत सारे, है ना। फिर इधर अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड वाले, उसमें हमारा को जाइजेंटिज्म, पीयूष ग्रंथि की अगर पालिका बड़ी होती है तो दैत्याकार हो जाता है। बच्चा हो तो बच्चे और बड़े में तो बच्चों में बड़े जो 12 साल का लगता है 18 साल का हो तो ये जाइजेंटिज्म जो पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि जिसे बोलते हैं उसकी जो अगर पालिका, उससे जो एसटीएच हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उससे मतलब जो है इसमें ये बनता है। मधुमेह इंसिपिड, एक तो मधुमेह अपन मेलिटी पढ़ा है, डायबिटीज मेलिटस जो आम हमारे भारत में 60% लोगों को है, और ये इंसिपिड वैसोप्रेसिन की कमी कारण होता है जिसमें सूखा रोग हो जाता है। एक तो पतला गॉइटर जिसको हम थायरोक्सिन की कमी कारण, एक तो होता है एक्सोथैलेमिक, वो थायरोक्सिन की अधिकता के कारण होता है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं कि इनको हम कैसे मतलब जो है पढ़ें, और आपको मतलब जो है विभिन्न प्रकार से इन रोगों से निजात मिलती जाएगी। तो मेरा यहाँ ये है कि विशेष रूप से जो हमारे पाठक जो भाई बहन हैं, विद्यार्थी हैं, तो जो इसमें कांस्टेबल में बैठ रहे हैं वर्तमान में, उनके लिए डिजीज़ का चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पूर्व में मैं हार्मोन्स के पूरे 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ, उसको आप देखें, जिससे कि आपको सारे याद नहीं हो, लेकिन उसमें जो मोटे मोटे जिन कमी कारण अधिकता कारण जो रोग होते हैं, रोग में अलग से पीछे टेबल है क्योंकि समय कम है आप लोगों के पास। दूसरा विटामिन पे पूरा मैंने डाल रखा है, एंजाइम्स के ऊपर पूरा वीडियो डाल रखा है, और उनको से आपको इसमें और हेल्प मिलेगी। जो इसका ये कैप्सूल है जिसको हमने समराइज़ किया है, उस समराइज को आप पूरा क्लियर होता चला जाएगा। और ये जो जीवाणु जनित है, वायरस जनित है, हास रोग है, अभाव रोग है, और आपके अंतःस्रावी से जो रोग हैं, इनको आप बिल्कुल देखें और बड़े अच्छा करें। आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, लगे रहें। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी और पठन पाठन करने वाले साथी हैं उनको आप शेयर करने के लिए आगाह करें, और इससे मतलब जो है आपको और ज़्यादा मेरा हौसला अफजाई रहेगा। ज़्यादा मैं निःशुल्क आपको इससे जोड़ता रहूँगा। धन्यवाद।